नमस्कार, आप देख रहे हैं 19 करंट। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 14 सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा है, तो वहीं 3 सीटें कांग्रेस के पास रही हैं, जबकि कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर बारी बारी से जीत होती रही है। मध्य प्रदेश की 14 सीटों पर 15 सालों से बीजेपी का कब्जा। 3 सीटों पर कांग्रेस का लंबे समय से रहा है दबदबा। प्रदेश के राजनीतिक मिजाज और वोटिंग का ट्रेंड पिछले 30 साल से करीब करीब एक सा ही रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 29 में से 14 सीटें ऐसी हैं जिनमें बीजेपी 15 साल से नहीं हारी, जबकि 3 सीटें लंबे वक्त से कांग्रेस का गढ़ है। तो 12 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की बारी बारी से जीत होती रही है। अगर संभाग के लिहाज से वोटिंग का ट्रेंड देखें तो मालवा निमाड़ में 7 सीटें हैं, जिसमें इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, खंडवा और खरगोन की सीट शामिल है। इनमें से इंदौर 30 साल से बीजेपी के खाते में है, तो वहीं धार और उज्जैन में भी बीजेपी का कब्जा रहा है, जबकि रतलाम को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इसी तरह महाकौशल में 6 सीटें आती हैं। जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, शहडोल और बालाघाट की सीट शामिल है। जबलपुर और बैतूल में बीजेपी 1996 से नहीं हारी है। बालाघाट और मंडला में लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है, तो वहीं छिंदवाड़ा लंबे समय से कांग्रेस के कब्जे में है। तो उधर ग्वालियर चंबल में 4 सीटें आती हैं, जिसमें ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना की सीट शामिल है। ग्वालियर और गुना में राजघराने का प्रभाव रहा है। मुरैना में ब्राह्मण ठाकुर प्रत्याशी के चेहरे पर बीजेपी जीतती रही है। भिंड में 2 दशक से बीजेपी का कब्जा है। अगर बात करें विंध्य की, तो यहाँ 3 लोकसभा की सीटें हैं। इनमें सीधी, सतना और रीवा की सीट शामिल है। विंध्य में बीएसपी और दूसरी पार्टी का असर होता है। ब्राह्मण ठाकुर वोट बैंक वाले इलाके में जातियों के सहारे बीजेपी और कांग्रेस की जीत होती रही है। बुंदेलखंड में लोकसभा की 4 सीटें शामिल हैं। खजुराहो, टीकमगढ़, सागर और दमोह की सीट इनमें शामिल है। चारों सीटों पर बीजेपी का 1.5 दशक से कब्जा है। बीजेपी इन सीटों पर चेहरे बदलती रही, लेकिन जातिगत समीकरण की वजह से जीतती आई है। तो उधर मध्य भारत में 5 सीटें हैं। भोपाल, होशंगाबाद, देवास, राजगढ़ और विदिशा की सीट यहाँ शामिल है। भोपाल और विदिशा 2 दशक से बीजेपी के कब्जे में है। होशंगाबाद, राजगढ़ और देवास में बारी बारी से जीत होती रही है। अगर बीते कुछ चुनावों पर गौर करें तो 2014 में बीजेपी ने पहली बार 54.8% वोट लाकर 27 सीटें जीती थी। कांग्रेस को महज 35.4% वोट मिले थे। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। हालांकि बाद में कांग्रेस रतलाम की सीट जीती थी। 2014 में मोदी लहर, हिंदुत्व और खेती किसानी के मुद्दे पर वोट पड़े थे। तो वहीं 2009 में कांग्रेस को 40.1% वोटों के साथ 12 सीटें मिली थी और बीजेपी 43.4% वोटों के साथ 16 सीटें जीती थी। उस वक्त बीजेपी के बड़े नेताओं से नाराजगी और स्थिर सरकार नहीं होने के मुद्दे पर वोटिंग हुई थी। इसके पहले 2004 में बीजेपी को 48.1% वोट के साथ 25 सीटें मिली थी। कांग्रेस का वोट शेयर 7% घटकर 34.1% रह गया था। कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। उस चुनाव में उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बिजली और बदहाल सड़कें, इंडिया शाइनिंग के मुद्दे पर चुनाव लड़ी थी। 1999 में बीजेपी ने 46.6% वोट हासिल किए थे और 29 सीटें जीती थी। कांग्रेस 43.9% वोट पाकर 11 सीट जीती थी। उस वक्त 13 महीने की अटल सरकार के प्रति सहानुभूति और अवैध खनन के मुद्दे पर वोट पड़े थे। बीजेपी को भरोसा है कि इस बार भी कमोबेश 2014 जैसे ही नतीजे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से देश के नेतृत्व को विश्वास जताया गया, पूरी जनता जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है
उसको लेके बहुत उत्साहित है। उसको देख के हमें पूरा विश्वास है कि जो पिछली बार के आंकड़े हैं उससे भी बेहतर आंकड़े इस बार रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरे देश की जनता की आवाज़ इस बार है कि अगर देश में विकास और बढ़ाना है, देश को बुलंदी पर ले जाना है, भारत का मान सम्मान नहीं झुकने देना है, तो मोदी जी सबका नेतृत्व चाहिए। और मध्य प्रदेश में वैसे भी आप देख सकते हैं लंबे समय से इस बात के गणित रहे हैं कि विधानसभा में कुछ भी नतीजा रहा हो, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इस बार वोटिंग पैटर्न में बदलाव निश्चित है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ नाम की कोई चीज़ अब नहीं बची है। 1971 से जीत रही विदिशा की विधानसभा सीट इस बार हमने जीती है। उसी तरह से आप देखेंगे कि 25-30 सालों से जो लोकसभा सीटें भाजपा जीत रही थी, उन सभी पे इस बार उनकी हालत ख़राब है और सभी जगह कांग्रेस जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 5 साल पहले जो वायदे किए थे वो एक भी पूरे नहीं किए, इसलिए जनता इनको सबक सिखाने का मन बना चुकी है। दरअसल कांग्रेस की 15 साल बाद सूबे में सत्ता में वापसी हुई। सत्ता में आने के बाद कर्ज माफी से लेकर कई काम किए गए, इसलिए कांग्रेस ये मानती है कि इस बार जनता का मूड बदलेगा जरूर। मध्य प्रदेश की 14 सीटें ऐसी हैं जहां से बीजेपी को करीब 15 सालों से आज तक शिकस्त हाथ नहीं लगी है, तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा हमेशा बना रहता है। तो वहीं मध्य प्रदेश की 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर बारी बारी से बदलाव देखने में आया है। इस बार तमाम राजनीतिक दलों ने यहां पर अपने मुद्दे जनता के बीच में पेश किए हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि जो सीटें वो नहीं जीतती थी, इस बार वो आसानी से जीत हासिल करेगी। फिलहाल ये तो लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि ये प्रथा टूटी है या प्रथा आज तक बनी रही है कि जहां से जिस सीटों को लेकर पार्टियां दावा करती हैं वो सीटें उनके पक्ष में आज भी बनी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। इंदौर सीट को लेकर एक मिथक की चर्चा खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि ताई से चुनाव हारने वाले 4 नेता दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाए। कौन कौन से रहे वो नेता जो ताई से चुनाव हारे और फिर नहीं लड़ पाए, देखिए। ताई से हारे नेता हो गए दरकिनार। 4 नेता फिर नहीं लड़ पाए चुनाव। इसे संयोग कहें या फिर महज इत्तेफाक कि ताई से जो भी नेता हारे उनका राजनीतिक करियर करीब करीब खत्म ही हो गया। हालांकि इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार पंकज संघवी भी हारे हुए उम्मीदवार हैं और 21 साल बाद फिर मैदान में हैं। लेकिन इस बार ताई उनके सामने नहीं है। 30 साल तक इंदौर की चाबी रखने वाली सुमित्रा महाजन इस बार मैदान में नहीं। केंद्रीय मंत्री से लेकर लोकसभा स्पीकर रह चुकी ताई इस बार उम्र की सीमा में फंस गई। उनकी जगह पार्टी ने शंकर लालवानी को मैदान में उतारा। इंदौर में बीजेपी का खाता 1989 में खुला। 1980 में शील कुमार निगम और 1984 में राजेंद्र धारकर को चुनाव हराकर प्रकाश चंद्र सेठी केंद्र की राजनीति में पहुंच चुके थे। 1989 में बीजेपी ने सेठी के सामने नया प्रयोग करते हुए सुमित्रा महाजन को मैदान में उतारा। जनाधार वाले नेता सेठी को 1 लाख वोटों से हराकर महाजन ने सबको चौंका दिया। उस चुनाव की हार के बाद सेठी घर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। इसी तरह 1996 में कांग्रेस ने मधुकर वर्मा को उतारा था। तब वो नगर निगम के मेयर थे। वर्मा के सियासी संबंध सभी पार्टी के नेताओं से थे। फिर भी मधुकर वर्मा सुमित्रा महाजन को हरा नहीं सके। उस चुनाव के बाद मधुकर वर्मा की सियासी पारी खत्म हो गई। वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाए। जबकि दिग्विजय सिंह की सरकार में महेश जोगी का दबदबा था। 1999 में महेश जोशी को इंदौर से लड़ाया गया। कांग्रेस के तमाम नेता जीत की कोशिश में जुटे रहे। फिर भी महेश जोशी करीब 1.25 लाख वोटों से चुनाव हार गए। इस हार के बाद महेश जोशी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। तो वहीं बीते 3 चुनावों से सुमित्रा महाजन का मुकाबला पटेल परिवार से हो रहा था। 2004 में रामेश्वर पटेल को उम्मीदवार बनाया गया। ग्रामीण इलाकों में पकड़ के बाद भी वो चुनाव हार गए। 2009 में रामेश्वर पटेल के बेटे सत्यनारायण पटेल चुनाव लड़े। सत्यनारायण पटेल ने ताई को कड़ी टक्कर दी, लेकिन वो 11,000 वोटों से चुनाव हार गए। 2014 में कांग्रेस ने फिर सत्यनारायण पटेल को उतारा, लेकिन वो बड़े अंतर से हार गए। 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बीजेपी का मानना है कि ताई का इंदौर में एक अलग कद रहा। ऐसे में उनके सामने किसी का टिकना आसान नहीं था। हर वक्त अपना कद जिस तरीके से बनाया, देखिए ताई और ताई का शहर दोनों का मिजाज एक जैसा है।
और इसलिए कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार हिम्मत भले ही की चुनाव लड़ने की, पर हारने के बाद दोबारा वो ही नहीं सोच सका कि हम तराई को हरा सकते हैं। और क्योंकि उसका कारण एक है कि जैसा तराई का स्वभाव है वैसा ही इंदौर की पसंद है। ये जिस तरीके से यहाँ सुचिता इंदौर के आज तक जितने सांसद रहे हैं वे सब अच्छे से, चाहे वो सेठी जी भी रहे हों, मैं उस बारे में कोई परहेज नहीं करता हूँ सेठी जी की तारीफ़ करने में कि वो एक ईमानदार जनप्रतिनिधि रहे हैं। तो इंदौर की एक विशेष बात है कि यहाँ लोग ईमानदारी और शुचिता को पसंद करते हैं। मगर कांग्रेस का दावा है कि महज मिथक है और इन बातों में दम नहीं। इस बार कांग्रेस इंदौर में जरूर सेंधमारी करेगी। सुमित्रा महाजन जी ने पिछले जब 8 बार से लोकसभा जीती कोई भी कार्य किया नहीं था, और इस बार वो लड़ती तो शायद बहुत बुरी तरह पराजित होती। रही बात कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया है वो एक जाना पहचाना चेहरा है। इंदौर संसदीय क्षेत्र को लेकर महापौर, विधानसभा और लोकसभा लड़ चुके हैं। वो ये शहर की जनता उनको भली भांति जानती है, जनता से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों में जुड़े रहे हैं, एक विशेष समाज का कार्य भी करते हैं और जनता के हर समाज से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की बात अगर सही हो गई तो ये बात ध्यान रखनी होगी कि इस बार ताई मैदान में नहीं है। जब तक ताई इंदौर में रही तब तक कांग्रेस का हाथ मजबूत नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, ताई से हारे नेता भी हाशिए पर ही हो गए। इंदौर लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल सीट बनी। इसके अपने मायने हैं क्योंकि यहाँ से सुमित्रा महाजन लगातार 8 बार से सांसद चुनी गई। दरअसल सुमित्रा महाजन के बारे में कहा जाता है कि उनकी सहजता और उनका बेदाग राजनीतिक सफर ही उनकी सबसे बड़ी कुंजी है। यही वो वजह है कि कांग्रेस के जितने भी सांसद प्रत्याशी खड़े हुए, हारने के बाद ज़्यादातर को दोबारा मौका नहीं मिला। अब एक बार फिर लड़ाई है, लेकिन इस बार चेहरे नए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार इंदौर की जनता कांग्रेस का हाथ थामती है या बीजेपी का कमल खिलाती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कमलनाथ के आदेश के बाद भी मंत्री अपने आकाओं के इलाके में ही डटे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के कई प्रत्याशी अकेले पड़ गए हैं। दिग्गज नेताओं की सीटों पर जमावड़ा। अपने जिले में नहीं रह रहे मंत्री और विधायक। जिस बात की आशंका थी वो सीएम की नसीहत के बाद भी बरकरार है। कहा जा रहा है कि कमलनाथ सरकार के तमाम मंत्री और विधायक अपने इलाके के प्रत्याशियों को छोड़कर अपने आकाओं के इलाके में डेरा जमा लिया है। ऐसे में ज्यादातर कांग्रेस के प्रत्याशी अलग थलग पड़े हुए हैं। ये हालात तब हैं जब कमलनाथ ने मंत्रियों को अपने इलाके के प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी दे रखी है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ सरकार के सभी 28 मंत्री प्रचार में जुटे हैं, लेकिन इनमें से 12 मंत्री भोपाल और गुना में डटे हैं। सबसे ज्यादा 7 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वोट मांग रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिंधिया खेमे के प्रद्युमन सिंह तोमर, लाखन सिंह यादव, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और उमंग सिंगार प्रचार कर रहे हैं। तोमर, लाखन, इमरती और सिसोदिया ग्वालियर संभाग से आते हैं, जबकि सिलावट इंदौर से, गोविंद सिंह राजपूत सागर और उमंग सिंघार धार से हैं। तो वहीं दिग्विजय के भोपाल से उतरने के साथ ही 5 मंत्री इलाके में घूम रहे हैं। इनमें दिग्विजय के बेटे राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी शामिल हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह, आरिफ अकील, पीसी शर्मा और प्रियव्रत सिंह लगातार प्रचार में जुटे हैं। प्रियव्रत सिंह खिचलीपुर से विधायक हैं और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में आते हैं। वहीं गोविंद सिंह भिंड से हैं। गोविंद भोपाल के और आरिफ अकील सीहोर के प्रभारी मंत्री हैं। तो वहीं छिंदवाड़ा में नकुल नाथ मैदान में हैं। ऐसे में बाला बच्चन, सज्जन सिंह वर्मा प्रचार में लगे रहे। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ये सब बीजेपी की साजिश है। कांग्रेस संगठन खत्म हो गया है, गिरोह है और गैंग ये कांग्रेस बन गया है। कार्यकर्ता जो अपना गिरोह का मुखिया है, जो गैंग का लीडर है, वो सरसब्ज रहे, वो ताकतवर बने, इसके लिए काम करते हैं। लीडर भी यही चाहता है, उनका गैंग का लीडर, कि मेरा कार्यकर्ता मेरे लिए काम करे। और इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जो समर्थक हैं, जो उनको पसंद करते हैं, वो सब शिवपुरी गुना में हमारे यहाँ के मंत्री हैं। दोनों मंत्री शिवपुरी गुना में, उनको ग्वालियर की चिंता नहीं है। इसी प्रकार दिग्विजय सिंह जी के लिए जो भोपाल संभाग के जितने लोग हैं कार्यकर्ता, जो उनके गुट के, उनके गिरोह के हैं,
सब भोपाल में काम करने लगे हुए हैं। मगर बीजेपी का दावा है कि सीएम के आदेश के बाद भी मंत्री अपने दिग्गजों के प्रचार में जुटे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष भी हैं हमारे, वो आज से 1 माह पूर्व एक सर्कुलर निकाल चुके हैं पूरे पार्टी के लिए, पदाधिकारियों के लिए, संगठन के लिए, कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी बिना अनुमति के अपना क्षेत्र नहीं छोड़ेगा। जो उनका जिला है और संसदीय क्षेत्र है, यदि किसी कारण से वो अगर उनकी ड्यूटी बाहर लगाई जाती तो उनको अनुमति लेनी होगी, और यदि उन्होंने इस सर्कुलर की अवहेलना की तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। उसको सुनिश्चित करेंगे, उसके लिए संगठन पूरे तरह से मुस्तैद है। दूसरी बात, ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये भाजपा के द्वारा बनाया जा रहा है। हमारे सारे के सारे मंत्री और जो विधायक या जो वरिष्ठ लीडर है, वो बिल्कुल हर जगह जिस प्रकार से संगठन उनको ड्यूटी दी है उस प्रकार से वो अपना निर्वहन कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जितने भी मंत्री हैं वो किसी न किसी खेमे के हैं और अपने गुरु की कोशिश के बाद ही मंत्री भी बने हैं। ऐसे में उनके चुनाव लड़ने की स्थिति में अपनी वफादारी निभाने की होड़ मच जाती है। ऐसा पहले भी होता रहा है और इसीलिए इस बार कमलनाथ ने इससे बचने के लिए सभी को अपने प्रभार वाले जिलों के साथ साथ अपने गृह जिले में रहने की हिदायत दी थी, ताकि स्थानीय प्रत्याशी अकेला ना पड़े। लेकिन तमाम आदेश धरे के धरे रह गए। भोपाल से दिग्विजय सिंह और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव क्षेत्र में इन दिनों प्रदेश सरकार के कई मंत्री और विधायकों ने डेरा जमाया हुआ है और उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं, जबकि दूसरी लोकसभा सीटों पर या तो प्रत्याशी अपने बलबूते पर ही वोट मांग रहा है या जिला कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये बात सच है कि यदि बड़े नेताओं ने ऐसी सीटों पर ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। टीम न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बालाघाट में 1952 के रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है। उस चुनाव में चिंतामन गौतम को करीब 66% वोट मिले थे। अब तक जितने भी चुनाव हुए उसमें किसी में भी जीतने वाले उम्मीदवार को इतने वोट नहीं मिले हैं। बालाघाट में अब तक नहीं टूटा है रिकॉर्ड। पहले चुनाव में मिले थे सबसे ज्यादा वोट। बालाघाट में अब तक लोकसभा के कई चुनाव हुए, लेकिन 1952 के रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया। दरअसल 1952 में बालाघाट में पहला चुनाव हुआ था। पहले चुनाव में कांग्रेस ने चिंतामन गौतम को बालाघाट से उतारा था। उस चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी से शिवराम बिसेन उम्मीदवार थे। चिंतामन गौतम को उस चुनाव में 65.6% वोट मिले थे, जबकि शिवराम बिसेन को 25.6% वोट मिले थे। चिंतामन गौतम बालाघाट से 4 बार सांसद रहे। गौतम ने अपना पहला चुनाव 1952 में जीता था। उसके बाद वो 1957, 1967 और 1971 में सांसद बने। चिंतामन गौतम को 1970 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हार के बाद ही उन्होंने सियासत से किनारा कर लिया था। अब तक जितने भी चुनाव हुए उसमें किसी में भी चिंतामन गौतम से ज्यादा वोट नहीं मिले। गौर करें वोट शेयर पर तो 2014 में बीजेपी को 43% वोट मिले थे तो कांग्रेस को 34%। इससे पहले 2009 में बीजेपी को 39% और कांग्रेस को 34% वोट मिले थे। 2004 में बीजेपी को 39.65% वोट मिले थे, तो वहीं 1999 में 43.47% वोट मिले थे। यह हालत तब है जब 1977, 1984 और 2014 में प्रदेश में लहर का असर था। फिर भी वोट प्रतिशत का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। बीजेपी की दलील है कि पहले चुनाव में कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी का संगठन मजबूत नहीं था। ऐसे में जनता के पास कोई बेहतर विकल्प नहीं था। अब चूंकि कई पार्टियों का वजूद हो चुका है, ऐसे में वोट बढ़ जाते हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड तो बनते ही इसलिए हैं कि कोई दूसरे वक्त में आके उसको तोड़े, और निश्चित रूप से इसे बालाघाट ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर जो मोदी जी की लहर है उसको देख के लगता है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और एक जोरदार मैंडेज के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में एक बार फिर अपना परचम लहराएगी। लेकिन कांग्रेस की दलील है कि बालाघाट शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। कुछ सालों से बीजेपी इस सीट पर जीत जरूर दर्ज करती रही है, लेकिन वोटों के मामले में दोनों पार्टियों में बड़ा फर्क नहीं रहा है। कांग्रेस का चिंतामनन जी के समय जो लगभग 65% के आसपास जो वोट बैंक था, वो निश्चित रूप से उसको पुनः प्राप्ति की ओर कांग्रेस अग्रसर है। और जिस प्रकार का अथाह और अगाध प्रेम कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रति जनता का, बालाघाट की जनता का जो मिल रहा है, निश्चित रूप से यकीनन हम विजयश्री को हासिल करेंगे। बालाघाट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें
तो बालाघाट में पहला चुनाव 1951 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। अगले चुनाव में भी कांग्रेस ही जीती। 1962 में सीट कांग्रेस से निकल गई। 1967 में कांग्रेस ने यहां से फिर वापसी की। 1998 में बीजेपी का दरवाजा खुला। 1998 से लेकर अब तक सीट बीजेपी के पास ही है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। विधानसभा की 8 सीटों में से 4 पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी और 1 सीट पर निर्दलीय की जीत हुई है। और इसलिए कांग्रेस बालाघाट में इस बार वापसी की उम्मीद कर रही है। बीजेपी ने लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए मौजूदा सांसद बोध सिंह का टिकट काटकर ढाल सिंह बिसेन को उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने मधु भगत को उतारा है। टिकट कटने से बोध सिंह नाराज है। मान मनोबल के बाद भी वो नहीं माने हैं। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ भितरघात की आशंका है। कहा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस में इस बार कांटे की लड़ाई है, यानी एक तरफा लड़ाई नहीं। ऐसे में इस बार भी 1952 का रिकॉर्ड टूटना मुश्किल ही लग रहा है। चुनावी मैदान में रिकॉर्डों का बनना और टूटना तो आम बात है, लेकिन बालाघाट संसदीय क्षेत्र से चिंतामन गौतम का रिकॉर्ड वाकई आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। लेकिन एक बात और सामने आती है कि रिकॉर्ड न टूट पाना ये दर्शाता भी है कि जनता अब किसी एक पार्टी पर विश्वास नहीं रख पाती। यही वजह है कि वोट प्रतिशत भी दोनों ही पार्टियों में अलग अलग होता है और रिकॉर्ड नहीं बन पाते हैं। अब देखना ये होगा कि 2019 के इस लोकसभा चुनाव में बालाघाट की जनता क्या वाकई एक नया रिकॉर्ड बनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र विश्वकर्मा के साथ दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है तो कुछ की एंट्री भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि जिनके इलाके में परफॉर्मेंस खराब होगी उनके पर कतरे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में नतीजों के आधार पर तय होगा मंत्रियों का भविष्य। कुछ का बढ़ेगा कद तो कुछ के पर कतरे जाने की आशंका। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता मिली तो लोकसभा में जीत की उम्मीद भी बढ़ी। इस उम्मीद को पूरा करने के लिए न सिर्फ भूपेश बघेल बल्कि उनके कुनबे के सभी मंत्रियों ने मोर्चेबंदी भी की। अब माना जा रहा है कि जिनके इलाके में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं हुई तो या तो उनकी छुट्टी हो सकती है या फिर उनके पर कतरे जा सकते हैं। अगर दावों और उम्मीदों के अनुरूप नतीजे नहीं आए तो कुछ मंत्रियों को हटाकर उनकी जगह दूसरे विधायकों को मौका दिया जा सकता है। मंत्री टीएस सिंहदेव को सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले का प्रभारी बनाया गया था। इन 3 जिलों के विधानसभा क्षेत्र सरगुजा लोकसभा मंत्री अपना मंत्रालय देख रहे हैं। प्रभारी मंत्री बनाए गए थे, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी बनाए गए हैं। वो जहाँ तक चुनाव परिणाम का बात है, अभी कुछ महीने पहले ही जनता ने कांग्रेस को अपना जनादेश दिया। 90 में 68 सीट में हम जीते। और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार के मुखिया के रूप में, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में परफॉर्मेंस किया है, मेहनत की है और जिन वादों को कर सरकार में आए थे उन वादों को पूरा किया, तो जनता का हम पे पूरा विश्वास है। बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस शुरू से ही विधायकों को पद का लालच देकर प्रलोभन देती रही है। वो उनका अंदरूनी मामला है और सभी पार्टियां अपने लोकसभा के हिसाब से, विधानसभा के हिसाब से प्रभारी बनाती है और वो भी बनाए हैं। लेकिन सभी प्रभारी मंत्री सहित मुख्यमंत्री जी को भी ये चुनाव परिणाम बताएंगे कि 3 महीने के भीतर ही उनका इतना एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि कुछ विधायक मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज थे, तो वहीं कुछ निगम मंडल में ताजपोशी में देरी से मायूस थे। ऐसे लोगों को लोकसभा चुनाव के बाद पद दिए जाने के संकेत दिए गए थे ताकि चुनाव में विधायक और कार्यकर्ता मन से काम करेंगे और नतीजों के बाद दावेदारों की भीड़ भी कम हो जाएगी। दरअसल चुनाव से पहले अधिक दावेदारों की वजह से पार्टी असमंजस में थी, लेकिन कहा जा रहा है कि नतीजों के बाद कांग्रेस का काम आसान हो जाएगा क्योंकि बेहतर परफॉर्मेंस देने वालों को मौका देने पर कोई सवाल भी नहीं उठा सकेगा।
23 मई के नतीजे ये तय करेंगे कि भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल के किन किन मंत्रियों की कुर्सी बची रहेगी। सभी मंत्रियों को उनको अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की जवाबदारी सौंपी गई थी। मतलब साफ है, जिस मंत्री के लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति गड़बड़ाई, उस मंत्री की कुर्सी छिन सकती है। न्यूज़ स्टेट के लिए वीडियो आदित्य नामदेव।